सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखन संस्कृत अकेडमी में पुनः स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 की, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। और पेपर में क्वेश्चन रहेगा आपको अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादः करणीयः, यानी संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको 6 वाक्य मिलेंगे हिंदी में, जिनमें से 6 में से 4 आपको वाक्य की आपको संस्कृत बनानी है। इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें से हमें कितने करने हैं। हम पहले ही बता रहे हैं आपको 6 आएंगे आपके लिए, 6 में से सिर्फ 4 आपको करने हैं। 4 जो भी आपको अच्छे से आ रहे हैं, पहले आप 6 को देख लें अच्छे से कि किसकी आप संस्कृत अच्छे से बना सकते हैं, कौन सा आपको सही से समझ में आ रहा है। उनमें सेलेक्ट कर लें 4 और 4 की संस्कृत बनानी है आपको, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्ट संस्कृत बना दीजिए, या फिर हिंदी का वाक्य लिखें, उसके नीचे संस्कृत लिखें, हिंदी का वाक्य लिखें फिर संस्कृत लिखें। ये भी तरीका अपना सकते हैं। और डायरेक्ट संस्कृत में आप बनाएंगे तो भी वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा भी आप करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर अनुवाद बताएंगे और उनको ये भी समझाएंगे कि इस तरीका के यदि सवाल आते हैं तो उनको हम कैसे कर सकते हैं। लगभग 40 से 45 यहाँ उदाहरण हम आपको बताने वाले हैं। पूरा समझाएंगे एक एक को। उसमें पूरे नियम आपके कारक के लगभग लगभग आ गए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो पहले के पुराने पेपर्स में आ चुके हैं और अब जो आ सकते हैं उन सबको इंक्लूड हमने यहाँ पर किया है। हमें पूरा विश्वास है कि इनमें से आपको मिल सकते हैं। गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन पूरा विश्वास है 99% इनमें से मिलेंगे। सेम टू सेम नहीं मिला तो कुछ चेंज करके, कुछ शब्द बदल करके, कोई कारक नाम बदल करके, कुछ ना कुछ चेंज करके उसमें आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन नियम तो यही रहने वाले हैं। हम जानते हैं कि नियम कोई नहीं बदलता। कारक के नियम जो है वो फैक्ट है, वो यूं की तो रहेंगे, कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है। केवल वाक्य बदल सकता है। राम की जगह मोहन कर दिया, श्याम कर दिया, हम दोनों की जगह हम सब कर दिया, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। समझ आनी चाहिए आपको, बस समझ आपको यदि है तो आप कर सकते हो, कोई वाक्य आ जाए चाहे। अब देखिए, इसमें करना क्या है, शब्द रूपों की थोड़ी बहुत समझ आपको होनी चाहिए। इसके अलावा कारक की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा धातु रूप की समझ आपको होनी चाहिए, तब जाकर के आप ये काम कर पाओगे। अब वैसे इसमें कारक के हिसाब से जो हमारे वाक्य बनते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको द्वितीय विभक्ति के नियम है, उसके आधार पर पूछ लिए जाएंगे। तृतीय विभक्ति के आधार पर आपको पूछ लिए जाएंगे। चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी विभक्ति, विभक्तियों के आधार पर जो प्रसिद्ध हमारे सेंटेंस हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर लगभग 40 से और 45 के बीच में हम आपको उदाहरण बताएंगे, जो आपके सभी कारक के सूत्रों पर आधारित होंगे। उनको हम एक एक को समझेंगे, और यदि उनको समझ जाते हैं आप, तो हमें लगता है कि आपका सवाल गलत नहीं होगा, आप सही कर लोगे। एक संभावना ये भी है कि जो हम बताएंगे उनमें से भी आ सकता है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और यदि समझ जाते हैं आप, तो फिर दूसरा कोई भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो एक एक को हम समझाते हैं और स्क्रीन पर लेके चलता हूं आपको, और जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण हैं उनको हम समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप जरूर कर ले। और यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो नोट्स के लिए मैं बता देता हूं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत के नाम से। आप प्ले स्टोर पे जाइए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। यहां से आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आपको जाना है, उसमें एक टैब मिलेगा फ्री मटेरियल के नाम से। फ्री मटेरियल के टैब पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो वहां पर आपको टॉपिक वाइज आपको सारे मैटर के कंटेंट मिल जाएंगे। वहां पर पीडीएफ के रूप में जो भी नोट्स वगैरह हैं वो सब आप वहां पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है वो सब कुछ। हमने उसमें कोई पेड नहीं किया, फ्री में आपको दिया है। तो आप आराम से पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी शेयर करिए, और वीडियो को पूरा देखें। कोई भी सवाल है, कोई आपका डाउट है, तो आप जरूर सवाल करें, कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के कमेंट को हम पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। और अब हम स्क्रीन पर लेके चलते हैं और एक एक हमारे वाक्य को समझाते हैं अनुवाद करके, और उसमें कारण भी बताएंगे कि क्यों ऐसा बनता है, और कोई भी दूसरा आ गया तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके अनुवाद के लिए वाक्य हैं उनको एक एक को हम समझ लेते हैं। पूरा एकदम मैं आसानी से आपको बता देता हूँ। और ये हमने बिल्कुल मोस्ट मोस्ट सेलेक्ट किए हैं। हो सकता है इनमें से आपको यूं की तो मिल जाए, यूं की तो ना मिले तो कुछ चेंज करके भी आपको जरूर मिल जाएंगे पेपर में। पेपर देने के बाद में आप खुद इस बात को मिलान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 19 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत अनुवाद संस्कृत भाषायाम अनुवादः करणीयः केषांचित चत्वारः। इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी 4 आपको करने हैं, सब नहीं करने हैं। आपको 6 मिलेंगे, 6 में से सिर्फ आपको 4 करने हैं, जो आपको सही से समझ में आ रहे हैं, जिनको आप सही से कर पा रहे हैं। आप उनमें सेलेक्ट कर ले। आपको सिर्फ 4 करने हैं, 4 नंबर के हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं।
तो इसमें देखेंगे आप कारक के हिसाब से, आप कारक के नियमों के हिसाब से इनको बनाएंगे। तो विद्यालय के चारों ओर, तो चारों ओर के लिए आपको पता है परिता शब्द का प्रयोग आता है। परिता यानी चारों ओर होता है, और परिता का यदि योग है तो निश्चित रूप से वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये नियम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यालयम परिताः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम परिताः वृक्षा सन्ति। इस तरह से आप इस वाक्य को बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बच जाएगा। इसके बाद में अगला है, वहां बालकों के साथ में बालिकाएं खेल रही हैं। वहां बालकों के साथ बालिकाएं खेल रही हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर देखो साथ की बात आ रही है। साथ कभी भी आता है कि राम मोहन के साथ जाता है, पिता पुत्र के साथ जाता है। इस तरह का यदि कोई वाक्य आता है तो समझ जाना सह, साकम, समम, सार्धम, ये चार हमारे पद हैं, इन पद का योग इसमें होता है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है, ये फिक्स है। अब यहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वहां को लिखेंगे, तत्र यानी वहां, तत्र यानी वहां। अब बालकों के साथ है, तो चूंकि यहाँ पर देखो सात के योग में तृतीया होती है, लेकिन बालक एक नहीं है, बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर तृतीया का बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो बालकेन बालकाभ्यम बालकई, राम की तरह रामेण रामाभ्यम रामई, तो लिखेंगे बालकई से बालिकाः क्रीडन्ति। अब बालिका खेल रही हैं, तो बालिकाः क्रीडन्ति, तो क्रीडन्ति बहुवचन आएगा, बालिका भी बहुवचन है। तो इस तरीका से तत्र बालकई से बालिकाः क्रीडन्ति, इस तरह से वाक्य हमारा बन जाएगा। अगला वाक्य है 3 नंबर, याचक राजा से धन मांगता है। याचक राजा से क्या मांगता है? धन मांगता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम देखेंगे कि याच धातु का प्रयोग हो रहा है, और याच धातु का प्रयोग आपको पता है कहां पर मिला है आपको? ये द्विकर्मक जो धातु हैं उनमें आपको इनका नाम आता है याच धातु का। तो यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय लगेगी, तो बन जाएगा याचकः नृपम धनम याचते। याचक जो है वो नृप से धन मांगता है। दुहयाच पच दंड रुद्र प्रस चीब्रु शासजी मथ मुशनि ह्री कृशुवः। ये 16 धातु हैं जिनमें दो दो कर्म मिलते हैं, ठीक है ना। एक अतितम च सूत्र है ना, उसमें आती है ये बात। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको चतुर्थी नहीं करनी है, यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति ही करनी होगी। चतुर्थी करोगे तो आपका वाक्य गलत होगा, इस तरह से ही बनेगा ये वाक्य। इसके बाद में है पिता पुत्र के साथ बाजार गया। पिता पुत्र के साथ बाजार गया, अभी हमने इससे पहले ही बताया, साथ यदि आता है तो स, साकम, समम, सार्धम में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, देखिए प्रयोग किया है, पिता ने पुत्रः पित्रा सह आपणम एगच्छत। अब देखो पिता के साथ जा रहा है तो तृतीय विभक्ति पिता में लगेगी। अब पितृ शब्द आपको आना चाहिए, पित्रा, पितृभ्यम, पितृभि, तो पित्रा बनता है, पित्रा, तो यहाँ बन जाएगा पित्रा। पुत्र है, पित्रा से आपणम एगच्छत, गया, ठीक है ना, लंग लकार का रूप है भूतकाल। इसके बाद में आगे है, राजा निर्धनों को धन देता है। जो राजा है वो निर्धनों को क्या देता है? धन देता है। तो यहाँ पर देखिए मतलब धनिकः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति, तो ददाति देने के अर्थ में यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होगा। संप्रदान है ये, और संप्रदान में चतुर्थी होती है, संप्रदान है चतुर्थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निर्धनों के लिए देता है, तो अब एक निर्धन के लिए नहीं दे रहा है, बहुवचन है, बहुत सारों को देता है, तो यहाँ पर बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे निर्धन। तो निर्धन शब्द आपका राम की तरह रूप चलाएंगे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, निर्धनाय निर्धनाभ्याम निर्धनेभ्य, तो इस तरह से निर्धनेभ्य आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आगे है, विद्या सत्य से शोभित होती है। विद्या सत्य से शोभित होती है, तो यहाँ पर सिंपल है, विद्या सत्येन शोभते, शोभते, ठीक है, इसका रूप चलेगा शोभते, शोभेते, शोभन्ति। आत्मनेपद का रूप है, जैसे लब का चलता है लवते, लवेते, लवंते, सेव का चलता है सेवते, सेवेते, सेवन्ते। इस तरह से यहाँ बन जाएगा विद्या सत्येन शोभते। आगे है 8 नंबर, तुम उसके साथ खेलो। तुम उसके साथ, तो उसके साथ आ रहा है, तो आपको तत्शब्द आपको याद होना चाहिए। तो तुम का आ जाएगा त्वम, त्वम, तेन, तेन यानी उसके, और साथ से यानी साथ में, क्रीड यानी खेलो, ठीक है ना। ये आपका लोट लकार का रूप है, क्रीड। अब इसमें आपका मध्यम पुरुष का एक वचन आ रहा है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन आपकी क्रिया लिखनी है। तो आप देखेंगे, जैसे पठ धातु का भी याद कर लो तो उससे अंदाजा लगेगा, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठ, तो मध्यम पुरुष एक वचन पठ आ रहा है, तो क्रीडतु, क्रीडत, तो ऐसे इसमें आएगा क्रीड। जैसे पठतु होता है तो इसमें क्रीडतु होगा, इसमें पठ होता है तो उसमें क्रीड होगा, क्रीड है, तो बन जाएगा क्रीड है, तुम उसके साथ खेलो, ऐसा वाक्य यहाँ पर हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं 9 नंबर पे। अब देखो 9 नंबर हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, वह मेरे पिता का घर है। वह, तो मेरे पिता का घर है। अब घर शब्द हमारा नपुंसक लिंग का है,
तो यहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे इदम, इदम यानी यह, मम यानी मेरा, तो इदम मम पितु गृहमस्ति, पितु गृहमस्ति, पिता का। तो यहाँ पर संबंध दिखाने के लिए वाक्य है ये, तो संबंध यहाँ पर दिखना चाहिए, तो यहाँ पर आएगी षष्ठी विभक्ति, संबंध में षष्ठी होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे पितु गृहमस्ति, तो पिता का रूप आना चाहिए, पितु बनता है ऐसे। आगे देखें, रमेश कल घर जाकर पढ़ेगा, रमेश कल घर जाकर पढ़ेगा, तो भविष्य काल का रूप है, पठिष्यति आएगा, तो रमेशः कल जाएगा, तो कल का मतलब श्वः यानी आने वाला कल होता है, तो रमेशः श्वः गृहं गत्वा पठिष्यति, घर जाकर के, तो इसमें आप त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, गत्वा, पठित्वा, हसित्वा ऐसे, ठीक है ना। तो रमेशः स्वगृहं गत्वा पठिष्यति, ऐसा वाक्य हमारा बन जाएगा। आगे है तुम दोनों और हम दोनों विद्यालय जाते हैं, इस तरह का यदि वाक्य आता है तो आपको ध्यान रखना है ऐसे वाक्यों में क्या करना होगा। तुम दोनों यानी एक तो मध्यम पुरुष हो गया, हम दोनों ये हमारा उत्तम पुरुष हो गया। जब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों एक साथ आ रहे होते हैं तब उस कंडीशन में आप वाक्य में क्या बनाएंगे, तो देखो पहले तो हमने लिख दिया तुम दोनों को युवाम, उसके बाद में लिख दिया आवाम चे, युवाम आवाम चे विद्यालयम गच्छावहे। अब गच्छावहे जो हमने लिखा है वो किस आधार पे लिखा है, ये लिखा जाता है जब तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों एक साथ यदि प्रयोग हो रहे हैं तो वहां पर उत्तम पुरुष के हिसाब से हम क्रिया लिखेंगे, उत्तम पुरुष के हिसाब से, और दो मतलब अलग अलग हैं, दो जगह आ रहे हैं, मतलब तुम दोनों भी आ रहे हो और हम दोनों, तो ये द्विवचन में प्रयोग होगा इसका, तो द्विवचन हो जाएंगे। और धातु का प्रयोग हम करेंगे जो बाद वाला करता है, मतलब उत्तम पुरुष के हिसाब से करेंगे, बाद वाले का मतलब उत्तम पुरुष के हिसाब से, ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे आपका बन जाएगा जैसे गच्छामि गच्छावह, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। यदि बहुवचन होता तो गच्छामः बनता, पठामि पठावे पठामे। आगे देखें, आगे है वह तू और मैं हंसते हैं। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, मोस्ट कह सकते हैं इसको, इस तरह की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। वह तू और मैं हंसते हैं, अब देखो इसमें वह आपका प्रथम पुरुष आ गया, तू आपका मध्यम पुरुष आ गया, और मैं आपका उत्तम पुरुष आ गया, तीनों ही पुरुष इसके अंदर आ चुके हैं, तीनों पुरुष। तो सिंपल है, पहले तो ये समझ में आ गया कि ये बहुवचन में आएगा, क्योंकि इसमें तीनों पुरुष आ रहे हैं तो बहुवचन ही बनेगा, ये सिंपल है। लेकिन क्रिया किस आधार पे लिखेंगे हम, ये हमें समझना है, क्रिया किस आधार पे लिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों ही पुरुष यदि एक वाक्य में आ रहे हैं तो वहां पर हमेशा आपको उत्तम पुरुष के हिसाब से क्रिया लिखनी होती है, उत्तम पुरुष के हिसाब से। तो हम उत्तम पुरुष के हिसाब से क्रिया लिखेंगे और बहुवचन में लिखेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर मैं आ रहा है तो मैं के हिसाब से लिखेंगे और बहुवचन में लिखेंगे। तो अहम आवाम वयम, तो इसमें आएगा हसामी हसावे हसामे है, हसामे आ जाएगा, स त्वम अहम च हसामे है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें, छात्र शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है, छात्र शिक्षक से क्या पढ़ता है, व्याकरण पढ़ता है। तो ऐसे जो हमारे वाक्य होंगे, जैसे गुरु से छात्र व्याकरण पढ़ता है, या अंग्रेजी पढ़ता है, या हिंदी पढ़ता है, या संस्कृत पढ़ता है, या अध्ययन करता है, या विद्या स्वीकार करता है, ऐसे कोई भी वाक्य आए तो उनमें पंचमी लगेगी। सूत्र है आख्यातोपयोगी, किसी से भी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है तो वहां पर हम उसमें क्या लगाते हैं, पंचमी लगाते हैं, जिससे विद्या स्वीकार की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा छात्र शिक्षकात व्याकरणम पठति, ऐसा वाक्य हमारा बन जाएगा। आगे है वह कानों से बहरा है। अब देखो अंग विकार है, अंग विकार किसी भी तरह का हो, ठीक है ना, चाहे पैर से हो, पैर की दिक्कत हो, चाहे आंखों की हो, चाहे सिर की हो, जैसे कहते हैं ना सिर से गंजा है तो शीर्षा खलवाटे बनता है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी आपकी, क्या लगेगी, तृतीय विभक्ति लगेगी, ये नांग विकार है, सूत्र है इसमें। तो बन जाएगा से कर्णाभ्याम बदी रहा। अब देखो कर्णाभ्याम में द्विवचन का प्रयोग हमने किया है, क्योंकि कानों से बहरा है तो दोनों कानों की बात आ रही है, क्योंकि दो से ज्यादा कान तो हो नहीं सकते ना, तो बहुवचन तो हम कैसे लगाएंगे, ये तो नहीं तीन कान की बात हो रही हो, द्विवचन। तो इसमें आप लिखेंगे जैसे तृतीया का रूप बोलेंगे राम के अंदर जाकर के, रामेण रामाभ्याम, तो इसमें कर्णेन कर्णाभ्याम बन जाएगा, से कर्णाभ्याम बदी रहा। जैसे सिर से गंजा है तो सिरसा खलवाटे है, पादेन खंजा पैर से लंगड़ा है, ऐसे वाक्य हमारे बन जाते हैं। आगे है वह, देखो आगे देखो 15 नंबर, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से क्या होता है, पत्ता गिरता है। तो देखो इसमें अलग होने की स्थिति बन रही है, तो अलग होने की स्थिति में अपादान कहते हैं उसको, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना आपको, मैं शॉर्ट में नियम भी बता रहा हूं। तो यहाँ बन जाएगा हमारा वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है। आगे चलो, गंगा हिमालय से प्रकट होती है, गंगा हिमालय से प्रकट होती है, भुवा प्रभवा इसका स्पेशल सूत्र है, जब प्रथम उत्पत्ति स्थल जो होता है वहां हम पंचमी लगाते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती, बहुत ही प्रसिद्ध और मोस्ट ये हमारा वाक्य है, ठीक है ना।
आगे देखें, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ये भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मोस्ट है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जब बहुत सारों में से किसी एक का निर्धारण किया जाता हो, जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, ठीक है ना, तो किसी के भी आधार पर यदि हम यहाँ पर निर्धारण कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम दो विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक आप षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हो और दूसरी आप सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हो। अब बहुत सारों की बात आ रही है तो बहुवचन का प्रयोग होगा, सिंपल है। तो आप लिखेंगे कविषु, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। कविषु लिख सकते हो, कवि नाम भी लिख सकते हो, दोनों हमने ऑब्लिक करके लिखे हैं। कविषु कालिदास श्रेष्ठ या फिर कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, दोनों वाक्य एकदम सही है। यतश्च निर्धारणम सूत्र है, उस नियम से है ये। आगे देखें, हम सब भारत देश की रक्षा करें। हम सब भारत देश की रक्षा करें तो बन जाएगा हम सबको वयम भारत देशम रक्षेम। हमें रक्षा करनी चाहिए या रक्षा करें, एक ही मतलब है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलें, आगे है दुर्जन को धिक्कार है। धिक, अब धिक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये नियम है, याद रखना आपको। धिक, चाहे दुर्जन को धिक्कार दे रहे हैं, चाहे आप मूर्ख को धिक्कार दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो आप उसमें द्वितीय करेंगे। जैसे मूर्खम धिक, तो इसी तरह बन जाएगा दुर्जनम धिक या धिक दुर्जनम, एक ही बात है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलें, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा है, ये मोस्ट है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस तरह का कोई भी वाक्य आ सकता है। जब बालक को दूध अच्छा लगता है, बालक को रसगुल्ला अच्छा लगता है, बालक को मिठाई अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है, ऐसे वाक्यों में जिसको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, उसमें आप लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। तो बालक में लगाएंगे बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र है, उससे बनता है। आगे है तीन बालिकाएं पढ़ती हैं। तीन बालिकाएं पढ़ती हैं, तो स्त्रीलिंग में हम तीन के लिए करेंगे तिस्रः बालिकाः पठन्ति। तिस्रः बालिकाः पठन्ति बन जाएगा, सिंपल वाक्य है एकदम। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, तो मैं के लिए आएगा अहम और प्रतिदिन के लिए आएगा प्रतिदिनम। और अच्छा गच्छति गलत आ गया, गच्छामि आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर गच्छति गलत लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर गच्छामि आएगा। आप यहाँ पर गच्छामि लिख लेंगे, थोड़ा ये लिखने में समस्या आ रही है। गच्छामि, ऐसे गच्छामि आपको लिखना है, ठीक है ना। अहम प्रतिदिनम देवालयम गच्छामि, इस तरह से हमारा ये वाक्य बनेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि अहम हमारा मध्यम उसका सॉरी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लिखनी होगी। तो यहाँ अहम के हिसाब से हम लिखेंगे गच्छामि, ठीक है। आगे देखें, आगे है रमेश, दिनेश और सुरेश मित्र हैं, तो कैसे लिखेंगे, रमेशः दिनेशः सुरेशश्च मित्राणि सन्ति। क्योंकि बहुवचन है इसलिए हम मित्राणि करेंगे, मित्राणि सन्ति। इस तरह से हमारे 23 वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे 24 नंबर पे। चलिए देखिए 24 नंबर का वाक्य, बालक शैया पर सोता है या पलंग पर सोता है। तो यहाँ पर देखिए पलंग पर सोता है, शैया पर सोता है, तो इसमें देखिए यदि हम शिंग धातु से पहले अधि का प्रयोग करते हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नियम है अधिशिंगस्ताशाम कर्मः। तो बालका शय्याम अधिशेते, इस तरह से वाक्य हमारा बनेगा, बालका शय्याम अधिशेते, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद में हरि बैकुंठ में रहता है, तो यहाँ पर देखिए हरि बैकुंठम आवसति, तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। ये बन गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद में आगे है राम के साथ सीता वन को गई। राम के साथ सीता वन को गई, पहले भी हमने बताया साथ के अर्थ में स साकम समम सारदम में से कुछ भी लगा सकते हो, तो तृतीय लगेगी, ठीक है ना, जिसके साथ भी जा रही है या जिस साथ मतलब साथ शब्द जिस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है उसमें तृतीय लगानी है। जैसे राम के साथ, मोहन के साथ, पिता के साथ, तृतीय लगेगी, तो राम में लगेगी तृतीय। रामेण सीता वनम एगच्छत, रामेण साकम, साकम की जगह सह भी लिख सकते हो, सह साकम समम सार्धम में से कोई भी एक पद लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बन जाएगा रामेण साकम सीता वनम एगच्छत, ठीक है। आगे है सिर से गंजा, तो यहाँ पर सिंपल है, हमने कहा कि ये नांग विकार में तृतीय लगेगी, तो बन जाएगा आपका सिरसा खलवाट है, ठीक है, ऐसे सिर से गंजा हो गया। आगे है जटाओं से तपस्वी लग रहा है, जटाओं से तपस्वी लग रहे हैं, यह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, तो जटा भी तापसः इत्थम भूत लक्षण सूत्र के हिसाब से बनेगा, ठीक है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा ऐसे। आगे चलो, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, कोई भी किसी पर क्रोध करता हो तो उस कंडीशन में आपको चतुर्थी व्यक्ति लगानी है, ठीक है ना। जिस पर क्रोध किया जाए, तो पिता किस पे कर रहा है, पुत्र पर, तो पुत्र में लगेगी पिता पुत्राय क्रोध्यति, क्रोध्यति,
क्रोध्यता, क्रोध्यंती ऐसे रूप बनेगा। और किस पे क्रोध कर रहा है? पुत्र पे, तो पुत्र में लग जाएगी आपकी चतुर्थी विभक्ति, ऐसे हमारा वाक्य बन जाएगा। आगे है हरि को नमस्कार, तो नम पद के योग में हमेशा चतुर्थी होती है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम पशट योगाच्च सूत्र से, तो बन जाएगा हरये नमः। कितना आसान है, हरये नमः। आगे है राम गांव से आता है, राम गांव से आता है, राम कहां से आता है? गांव से, तो यहाँ पर अपादान की स्थिति बन रही है, तो बन जाएगा राम है ग्रामात आगच्छति, राम है ग्रामात आगच्छति बन जाएगा। सिंपल वाक्य है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, अगला वाक्य हमारा काम से क्रोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के अर्थ में, ठीक है ना। जैसे आपको जनि कर्तु प्रकृति एक सूत्र है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बात आपको समझ में आनी है। जन धातु का प्रयोग हो रहा है और जिससे कोई चीज उत्पन्न हो रही है, तो वहां आप लगाएंगे पंचमी। जैसे कामात क्रोधा जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसे। इसी तरह का एक वाक्य और है नीचे, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है, तो गोबर से हो रहा है तो गोबर में पंचमी लगाएंगे। गोबर कहते हैं गोमय, तो इसमें बनाएंगे गोमयात वृश्चिकाः जायते। इस तरह के वाक्य आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। आगे है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ये वाक्य रिपीट हो गया, पहले भी आ चुका है। कविषु कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। अब देखिए यहाँ 34 हमारे सेंटेंस हो जाते हैं। अब हमारा अगला है 35 नंबर पे, देखिए सूर्य के अस्त होने पर सभी बालक घर को चले गए, ये हमारा वाक्य है। कैसे बनाएंगे इसको? तो इसमें नियम लगता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया, इसमें दो क्रिया आपको मिलेंगी। देखो एक तो है सूर्य के अस्त होने पर, एक क्रिया तो है सूर्य अस्त हो गया, ठीक है, सभी बालक घर को चले गए। तो इसमें पहले समाप्त होने वाली क्रिया और कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो पहले समाप्त क्या हो रहे हैं? सूर्य के अस्त हो गए, उसके बाद ही तो बालक गए, तो सूर्य अस्तम गते, ये वाक्य बनेगा एक। तो फिर आगे बनेगा सभी बालक घर को चले गए, तो सर्वे बालकाः गृहम् अगच्छन्, ऐसे हमारे दो वाक्य बनते हैं इसमें। और पहले जो क्रिया समाप्त हो गई, उस क्रिया में और उस क्रिया के कर्ता में, दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र के अनुसार, ठीक है। आगे चलो, वृक्ष के ऊपर कौवा बैठता है, वृक्ष के ऊपर कौवा बैठता है। अब वृक्ष के ऊपर, तो इसके लिए ऊपरी शब्द का प्रयोग होता है, इसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। वृक्ष से ऊपरी काकः तिष्ठति, ध्यान रखना, ऊपरी ऊपरी दोनों एक बार लगातार दो बार आएगा, ऊपरी ऊपरी, अध अध, अधो अध, ऐसे आते हैं तो द्वितीय लगती है। लेकिन यहाँ पर ऊपरी केवल एक बार का प्रयोग होगा, एक ही बार हम प्रयोग करेंगे, तो वहां पर षष्ठी लगेगी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। आगे है विद्या विनय प्रदान करती है, तो सिंपल है विद्या विनयम ददाति, प्रसिद्ध हमारी पंक्ति है, विद्या ददाति विनयम, विनय देती है विद्या, तो वाक्य हमारा बन जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और वाक्य बचे हुए उनको भी देख लेते हैं। अब देखो आगे हमारा 38 नंबर है, बालक शेर से डरता है, कोई किसी से भी डरता है, ठीक है ना, तो जिससे डरते हैं उसमें पंचमी लगाते हैं, इस बात को ध्यान से समझना है। तो बालक किससे डरा? शेर से, तो बालका सिंहात विभेति, ठीक है ना, भी धातु का प्रयोग करेंगे, भीत्रार्थानाम बाह्य हेतु एक सूत्र है, उसके अकॉर्डिंग। आगे देखें, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो इसमें हमने द्विकर्मक धातु बताया ना, तो उसमें पृच्छ धातु भी आती है, द्वयाच पचदन रुद्र प्रश्च चिब्रु, तो यहाँ बनेगा गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, ऐसा हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। आगे चलें, कक्षा में 20 छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं? 20, तो सिंपल वाक्य बनेगा कक्षा में, सप्तमी लगाएंगे, कक्षायाम विंशति छात्राः सन्ति, कक्षायाम विंशति छात्रा सन्ति। आगे है ज्ञान के बिना सब सूना है, तो यहाँ ज्ञानम बिना सर्वम शून्यमस्ति, सिंपल वाक्य है ये, आराम से बन जाएंगे। उसके बाद में रसोइया चावलों से भात पकाता है, रसोइया चावलों से क्या पकाता है? भात, तो यहाँ पर देखिए पच धातु का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप द्वितीय लगाएंगे, दुहयाच पच दंड, वही द्विकर्मक धातु है, तो लिखेंगे पाचकाः तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान, अब तंडुल एक नहीं है, बहुवचन है, तो द्वितीय लगाएंगे, लेकिन द्वितीय में भी बहुवचन लगाएंगे। तो राम की तरह बोल के देखो क्या आता है, राम अंदाजा लगाना है आपको, रामम रामेण रामा, देखो रामे रामो राम, रामम रामो रामान, तो यहाँ तंडुलान बनेगा, तंडुलान, द्वितीय का बहुवचन है ना, क्योंकि बहुत सारे चावलों से तो भात बनेगा, तो पाचका तंडुलान ओदनम पचती, ऐसे बन जाएगा। आगे चलिए, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, बाकी को समझो पहले, बालक बहुत सारे हैं, लड्डू भी बहुत सारे हैं, इस बात को ध्यान रखना, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, ये वाक्य अलग है, इसमें केवल एक वचन का प्रयोग करेंगे हम, यहाँ बहुवचन होगा, तो यहाँ पर देखिए लड्डू अच्छा लगता है, चतुर्थी होती है, रुच्यर्थानाम प्रियमाणम में चतुर्थी हमने पहले बता दी है, लेकिन यहाँ बहुत सारे की बात है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी में बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो बालक शब्द का रूप राम की तरह बोलेंगे, रामाय रामाभ्यम रामेभ्य,
तो बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य मोदकानि रोचन्ते, ऐसे वाक्य बनेगा ये, मोदकानि रोचन्ते। ठीक है, देखिए आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैं कल जयपुर गया। ठीक है, तो सह हयः जयपुरम एगच्छत्, स यानी वह, हय यानी बीते हुए कल, कल गया था जयपुरम एगच्छत्, भूतकाल का है, एगच्छत् एगच्छताम एगच्छन्, अपठत अपठताम अपठन, ऐसे बनता है ना। आगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट वाक्य है 45 नंबर, विवाद मत करो। आपको विवाद नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है अच्छे से। तो इसका बनेगा अलम विवादेन, अलम के योग में आपको लगानी है तृतीय विभक्ति, अलम विवादेन, अलम कलहेन, अलम भोजनेन, इस तरीका के वाक्य इसमें बनते हैं। तो देखो इस तरीका से हमने यहाँ पर आपको एक एक करके बिल्कुल आसान तरीका से 45 वाक्य हमने समझा दिए हैं, और उसमें शॉर्ट में हमने नियम भी बता दिया आपको। यदि आप इनको अच्छे से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, तो ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके ये जो 4 आपको वाक्य बनाने हैं वो सही हो जाएंगे। हो सकता है इनमें से आ ही जाएँ, नहीं भी आया तो कुछ बदल सकते हैं, इसमें नाम वगैरह बदल दें, कोई क्रिया बदल दें, या फिर इसमें कुछ कर्ता वगैरह बदल के उसमें वाक्य दूसरा मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा इन्हीं में से। देख लेना पेपर देने के बाद में। तो अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से आपको इनको देखना है। हमने टोटल सब कुछ बता दिया है, पूरे पेपर में जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सारा मैटर बता दिया है। अब सिर्फ आपकी बारी है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, पेपर में अच्छे से लिख के आना। पेपर देने के बाद में आप जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ, हमने जो बताया उससे आपको कितनी हेल्प मिली, और हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लगा, जरूर आप बताएं लिख करके। और पेपर के बाद में इस पेपर का समाधान भी मैं आपको चैनल पर बताऊंगा। पेपर का समाधान मतलब पेपर को सॉल्यूशन करके पूरा बताऊंगा, पूरे पेपर को समझाऊंगा, और उससे आप पता चल जाएगा आपको भाई कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। तो मिलेंगे पेपर देने के बाद। और कोई भी आपका डाउट रहता है, कोई भी सवाल में किसी भी प्रश्न को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं, अब भी आप बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसमें एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल दूं। तो आज के लिए इतना ही। सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, पेपर के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं पुनः। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम।